दोस्तों रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 की वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और काफी सारे कयास लगाए जा रहे थे कि इस वैकेंसी में पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन किसी प्रकार की पदों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और 32,438 पोस्टों पर यह भर्ती जारी हुई है, जिसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी को मात्र 10वीं पास रखा गया है। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है इसको हमने अच्छे से एनालिसिस करा है और आप सभी के लिए इसकी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के रूप में हम वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें इस नोटिफिकेशन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हम आपको आज बताने वाले हैं, जो कि अप्लाई करने से पहले हर स्टूडेंट को पता होने चाहिए, जिससे कि उसको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इस वैकेंसी में जो पद निकले हैं उसमें अप्लाई कैसे करना है, क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है, कैसे एग्जाम होगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही इस वैकेंसी में जो आईटीआई से अप्रेंटिस पास कैंडिडेट हैं उन लोगों को भी कुछ फायदा मिलने वाला है, उसकी भी जानकारी हम देंगे। शुरुआत करते हैं इस वैकेंसी में जो इंपॉर्टेंट डेट्स रखी गई हैं उससे। सबसे पहले बात करें अप्लाई करने की। अप्लाई आपको ऑनलाइन मोड पर करना होगा, जिसके लिए 23 जनवरी 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी अंतिम तिथि 22 फरवरी 2025 रखी गई है। इसके बाद अप्लाई करने की आपके बाद आपको 2 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे 23 जनवरी और 24 जनवरी को, जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन फीस का पेमेंट भी कर सकते हैं। तो 2 दिन एक्स्ट्रा यहां पर एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करने के लिए रखे गए हैं, लेकिन अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 फरवरी है। दोस्तों अप्लाई करने के दौरान अगर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती रहती है तो उसमें सुधार का मौका भी आपको दिया जाएगा, जो कि 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच में रहने वाला है। दोस्तों आगे बात करें इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए पोस्टों की, तो इसमें 32,438 कुल पद निकाले गए हैं, जिसमें सिलेक्शन के बाद 7 सीपीसी के अनुसार 18,000 रुपये शुरुआती इनिशियल पेमेंट रहेगा। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि भारत सरकार ने अभी जो 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, तो इसमें बढ़ोतरी आगे भविष्य में हो जाएगी। तो दोस्तों इसका आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है उसके इंपोर्टेंट टॉप पॉइंट्स की। सबसे पहली चीज इसमें बताई गई है कि इस वैकेंसी में केवल वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी आवश्यक जो क्वालिफिकेशन है वो 22 फरवरी 2025 यानी अंतिम तिथि से पहले पूरी हो चुकी है। यानी यदि आपकी 10वीं आपने पूरी की हुई है, आप 10वीं पास हो, आपकी रनिंग में नहीं है अंतिम तिथि से पहले 22 फरवरी 2025 से पहले, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी 10वीं अभी चल रही है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसकी वैकेंसी की समस्त जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेनी है, जो कि आरआरबी और आरआरसी की वेबसाइट से आप ले सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास स्वयं का मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए। आपको यह ध्यान रखना है अप्लाई जब आप ऑनलाइन करेंगे तो उसके लिए आप साइबर कैफे वाले की ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर यूज ना करें। दोस्तों इस वैकेंसी में आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन रहेगा, किसी प्रकार से आप अदर वे से अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट की बात करें तो यहां पर कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2025 के अनुसार आपको अपर एज लिमिट में छूट यहां पर मिलने वाली है। साथ ही अपर एज लिमिट में क्या छूट मिलेगी वो आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीएस इन कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो आवश्यक फॉर्मेट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है उसमें अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेने हैं, जो कि अंतिम तिथि से पहले आपको सबमिट करने पड़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको अपना एक अकाउंट रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर बनाना होगा। लेकिन 2024 में अगर किसी वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सीएन 2024 की किसी वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपने अपना अकाउंट बनाया था तो आपको नया अकाउंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, उसी अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जानकारी जो फॉर्म भरने की वीडियो हम आपके लिए नेक्स्ट लेके आएंगे उसमें हम आपको बता देंगे, तो इसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फॉर्म भरने के दौरान अगर एप्लीकेशन नंबर में किसी प्रकार का आपको सुधार करना है तो केवल आप एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। जो क्रिएट एन अकाउंट यानी अकाउंट बनाने के दौरान जो जानकारी हम देते हैं जिसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और रेलवे को चूज करते हैं, रेलवे का कौन सा जोन है, कौन सा डिपार्टमेंट हमें लेना है, उसमें हम सुधार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको अकाउंट बनाते समय यह ध्यान रखना है, जिसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों जब इसका एग्जाम होगा, जैसा कि सीबीटी एग्जाम इस वैकेंसी के लिए रखा गया है, तो उसमें क्या क्या चीजें बैन रहेगी ये भी हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, जो कि आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं इसमें स्टेज ऑफ एग्जाम, यानी जो एग्जाम इसका रखा गया है सीबीटी वो किस तरीके से होगा। दोस्तों यहां बताया गया है कि दिस एग्जाम शेल बी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सिंगल स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसका लिया जाएगा। इस वैकेंसी में सिलेक्शन के लिए एक सीबीटी एग्जाम रखा गया है। ठीक है, लेकिन यह सिंगल स्टेज में जो एग्जाम लेने के लिए बताया जा रहा है कि इसको आगे
मल्टीपल स्टेज में भी किया जा सकता है, यानी कि रेलवे के पास ये अधिकार है कि जो सिंगल स्टेज में एग्जाम लेने के लिए बताया जा रहा है, इसको मल्टीपल स्टेज में भी करवाया जा सकता है। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। दोस्तों, इस वैकेंसी का जो एग्जाम होगा उसके कॉल लेटर्स हैं वो आपको ई कॉल लेटर यानी ऑनलाइन डाउनलोड करने होंगे, किसी प्रकार का आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स का रूल रखा जाएगा अगर मल्टीपल स्टेज में एग्जाम होता है। तो यहां पर बताया गया है कि सीबीटी एग्जाम के बाद कैंडिडेट्स का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी फिजिकल टेस्ट होगा। क्या टेस्ट होता है, क्या चीजें आती है, वो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन इस टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट सीबीटी में सेलेक्ट होंगे उसके 3 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन पीईटी के लिए किया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए किया जाएगा। और फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट पास करने वाले कैंडिडेट्स को 1/1 के अनुपात में, यानी जितनी पोस्टें हैं उसी के अनुसार कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो यहां पर आप समझें, सबसे पहले तो आपका सीबीटी एग्जाम होगा, इसके बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उनका पीईटी होगा, 3 गुना कैंडिडेट पीईटी में लिए जाएंगे। ठीक है, 3 गुना पीईटी में कैंडिडेट्स को जो फाइनल क्वालिफाइंग किया जाएगा वो 1/1 के अनुसार किया जाएगा, यानी जितनी पोस्ट है उसी अनुसार फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट में से कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। दोस्तों, जो एग्जाम होगा उसकी भी जानकारी हम आपको आगे देंगे। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि यहां पर जो सिग्नेचर आपको यूज लेना है, जो कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान यूज लेंगे, वो आपको बहुत सावधानी से यूज में लेना है, क्योंकि यही सिग्नेचर आपको जो एग्जाम के दौरान जो आपका सिग्नेचर होगा सीबीटी के दौरान, पीईटी के दौरान, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ये चेक किया जाएगा। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई वेरिएशन मिलता है, सिग्नेचर अलग का पाया जाता है, तो आप सस्पिशियस की कैटेगरी में आ जाएंगे और आपको इसके लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो सिग्नेचर बहुत सावधानी से करें। ठीक है, डेट्स यहां पर आगे बताई जाएगी, एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें। फ्री ट्रेन की फैसिलिटी मिलेगी आपको जब आप एग्जाम देने जाएंगे या फिर आपका पीईटी होगा। दोस्तों, मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी यहां पर रखे गए हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स को आप देख सकते हैं A2 कैटेगरी में है, जिसमें डिस्टेंस विजन रखा गया है 6/9 का, नियर विजन 0.6 रखा गया है। काफी सिंपल मेडिकल टेस्ट रखा गया, मेडिकल स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका होने वाला है। इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन में कलर विजन, बायनोकुलर विजन, नाइट विजन, ये सारी चीजें रखी गई है। बहुत बेसिक सा टेस्ट है जो कि हर एक कैंडिडेट पास कर लेगा। अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी नेशनलिटी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तिब्बतन रिफ्यूजी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो कि 1962 के दौरान आए थे। एज लिमिट की अगर बात करें तो यहां पर एज लिमिट आपको अच्छे से समझनी है। मिनिमम 18 से लेकर मैक्सिमम जनरली 33 कैंडिडेट जो मैक्सिमम एज लिमिट के कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन 3 वर्ष की कोरोना के दौरान यहां पर छूट दी गई है, यानी 18 से लेकर मिनिमम मैक्सिमम 36 वर्ष तक के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 वर्ष की और मैक्सिमम एज लिमिट में छूट मिल जाएगी, यानी 39 ईयर्स तक। वहीं एससी एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर्स की एक्स सर्विसमैन को यहां पर अलग अलग छूट मिल जाएगी। तो यहां पर एज लिमिट में भी, अपर एज लिमिट में भी छूट कैंडिडेट्स को मिलने वाली है। अगर डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी 2007 से पहले जो कैंडिडेट्स पैदा हुए हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये डेट रखी गई है। इसके बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए भी आया है 2 जनवरी 1986, एससी एसटी के लिए 2 जनवरी 1984। तो इस बीच अगर आपका जन्म हुआ है, यहां पर आप अच्छे से इसको समझ लें, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं और इसी के अनुसार आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो एग्जामिनेशन फीस लगने वाली है वो आप देख लें। यहां पर जो अनरिजर्व ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको 500 रुपए एग्जामिनेशन फीस का पेमेंट करना होगा। इसमें से 400 रुपए और उनका रिफंड हो जाएगा, इसमें से बैंक चार्ज कटेगा। ये आपको सीबीटी एग्जाम देने के बाद रिफंड कर दिया जाएगा। इसी तरीके से जो रिजर्व कैटेगरी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स है, एससी एसटी, माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ईबीसी कैंडिडेट्स, इनको 250 रुपए एग्जामिनेशन फीस का पेमेंट करना है, और ये पूरा ही एग्जामिनेशन फीस का पेमेंट उन्हें रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये पेमेंट इन्हें ऑनलाइन मोड पर करना है एप्लीकेशन फीस भरने के दौरान। माइनॉरिटीज में कौन कौन इंक्लूड है? मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज। तो ये सारे कैंडिडेट्स को यहां पर छूट मिल रही है दोस्तों। तो इसके अलावा आगे कुछ चीजें और हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें एग्जाम का क्या पैटर्न रखा गया है वो हम देख लेते हैं। एग्जाम का पैटर्न दोस्तों यहां पर सीबीटी, एक सिंगल सीबीटी एग्जाम रखा गया है जो कि सीबीटी 1 रखा गया है। उससे पहले देख लेते हैं कि रेलवे में जो अप्रेंटिस कैंडिडेट्स ने की हुई है उनको क्या फायदा है। दोस्तों, रेलवे से अगर आपने अप्रेंटिस की हुई है तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए यहां पर सेपरेट
पोस्ट रखे गए हैं जिसकी जानकारी हम आपको बताएंगे कि जो केवल अप्रेंटिस किए हुए कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट रिजर्व है, उसमें केवल अप्रेंटिस अगर आपने रेलवे से की हुई है तो ही अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहले एक सिंगल सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद 3 गुना कैंडिडेट्स को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए चुना जाएगा। उसके बाद 1:1 में जो ये दोनों टेस्ट पास कर लेंगे कैंडिडेट, उनको डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा पोस्ट की संख्या के अनुसार। सीबीटी एग्जाम का पैटर्न क्या रखा गया है दोस्तों, सीबीटी एग्जाम में आपका 90 मिनट का सीबीटी एग्जाम होगा, यानी 1.5 घंटे का, जिसमें 100 क्वेश्चन कुल रखे जाएंगे। ठीक है, 90 मिनट का एग्जाम 100 क्वेश्चन का। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। इसमें जनरल साइंस के 25 प्रश्न आएंगे, मैथमेटिक्स के 25, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 30, जनरल अवेयरनेस एंड करंट साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से ये 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। यहां पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी जाएगी, ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसका सिलेबस की अगर बात करूं तो मैथमेटिक्स का यहां पर सिलेबस बताया गया, नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क, डेसिमल, फ्रिक्शंस, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में यहां पर आप देख सकते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, जुम्बलिंग, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं और इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। जनरल साइंस का सिलेबस जो है ये आपकी 10th स्टैंडर्ड की फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस को कवर करता है। जनरल अवेयरनेस और करंट साइंस में साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपोर्टेंस के इसके करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसकी आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। सिंगल सीबीटी एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। इसके बाद कैंडिडेट्स का जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, इसको भी आप समझ लें। यहां पर मेल और फीमेल के लिए अलग अलग कैटेगरी रखी गई है। मेल कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो यहां पर पहली चीज आपको क्या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में देनी है, आपको 35 किलो का वजन उठवाया जाएगा, जो कि आपको 2 मिनट में लेकर 100 मीटर तक जाना होगा। 35 किलो का वजन 2 मिनट में 100 मीटर तक, ठीक है, बिना रखे। इसके बाद आपकी 1000 मीटर की दौड़ होगी, जो कि आपको 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी पड़ेगी। ये तो बात हुई मेल कैंडिडेट्स की। फीमेल कैंडिडेट्स को 20 किलो का वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर तक जाना होगा। इसके बाद उनकी जो 1000 मीटर की दौड़ होगी ये उन्हें 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी पड़ेगी। ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका रहने वाला है दोस्तों। इसके बाद बात करें अप्लाई करने की, तो दोस्तों अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। अप्लाई किस तरीके से करना है ये एक अपने आप में एक बड़ी चीज है, जिसकी जानकारी अगली वीडियो में जब अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे, जिसको देखकर आप इस वैकेंसी के लिए खुद अपने मोबाइल से बिना किसी गलती के अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ के प्रोवाइड करें, ऐसा नहीं कि हम आधी अधूरी आपको जानकारी प्रोवाइड करें। दोस्तों अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर, SC/ST सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसमें काफी सारे फॉर्मेट्स है, अपनी सुविधा के अनुसार इन फॉर्मेट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10th पास अगर आप हैं तो इन वैकेंसीज में, इन पोस्टों में अप्लाई कर सकते हैं। नीचे की ओर ये पोस्टों के पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अप्रेंटिस किए हुए कैंडिडेट है उनके लिए भी यहां पर अलग से मौका रहेगा। अब यहां पर आप देखते हैं कि कितनी पोस्टें निकाली गई है अलग अलग जोन वाइज। यहां पर आपको मैं बताऊं एनेक्जर बी यहां पर लगा हुआ है, जो कि पेज नंबर 52 से स्टार्ट है। इसमें पोस्टों की संख्या दी हुई है और पोस्ट जो निकली हुई है वो दी हुई है। इसकी पूरी डिटेल वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। मोटे तौर पर आपको मैं बता दूं वेस्टर्न रेलवे में पोस्टें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 4672 पोस्टें कुल निकाली हुई है, ठीक है। इसके साथ इसमें जो अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट के लिए 936 पोस्टें हैं। यहां पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में 1433 पोस्टें हैं। यहां पर साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली में 503 पोस्टें हैं। जबलपुर जोन में 1614 पोस्टें हैं। भुवनेश्वर जोन में 964 पोस्टें हैं। बिलासपुर जोन में 1337 पोस्टें हैं। यहां पर दिल्ली जोन की अगर बात करूं तो 4785 पोस्टें हैं। चेन्नई जोन में 2694 पोस्टें हैं। गोरखपुर में 1370 पोस्ट है। गुवाहाटी में 2048 पोस्ट है। कोलकाता में 1817 पोस्ट है। मुंबई में 3244 पोस्ट है सेंट्रल रेलवे, ठीक है। हाजीपुर 1251 पोस्टें हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज में 2020 पोस्टें हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 1044 पोस्टें हैं। इसी तरीके से सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे में 1642 पोस्टें हैं। इस तरीके से जो ये रेलवे के अलग अलग जोन है यहाँ पर ये पोस्टें निकली हुई है। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं अगली वीडियो में दूंगा। पोस्टों को मैं आपको बता देता हूँ, असिस्टेंट सिग्नल एंड डिपार्टमेंट, असिस्टेंट वर्कशॉप, काफी सारी पोस्टें, पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर, ये सारी पोस्टें हैं। तो दोस्तों अगर हमने आपको अच्छे से जानकारी देने की कोशिश करी है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना। साथ ही आगे भी इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर
जरूर दबा दें। हम ITI पास के लिए, 10 पास के लिए, 12 पास के लिए ऐसे जॉब अपडेट की वीडियोस लाते रहते हैं। इसके अलावा मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।